हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज़, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। कोशिश की है मैंने दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो इस वीडियो में रखे हैं और विद एक्सप्लेनेशन होंगे दोस्तों। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई आपका कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन होगा। इवन कि आप अगर जेके पीएसआई या कोई भी बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो काफ़ी रेलिवेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। आपने फंडामेंटल राइट्स दोस्तों अगर पढ़े होंगे तो 6 फंडामेंटल राइट हैं, उनमें से एक फंडामेंटल राइट दोस्तों राइट टू फ्रीडम है। और राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 आता है दोस्तों। ये आर्टिकल कितनी फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड करता है? तो मैं सीधा राइट आंसर मार्क करूँगा बिकॉज टाइम जो है बहुत कम है और आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर है 6 फ्रीडम। अब 6 कौन कौन सी फ्रीडम ये आर्टिकल देता है आप सबको पता होना चाहिए। ये सारी फ्रीडम आपको हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोवाइड की है हम सबको। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने थॉट्स व्यूज़। आप पीसफुली असेंबल इकट्ठे हो सकते हैं जहाँ भी आपको इकट्ठा होना है, कोई प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप ग्रुप्स वगैरह बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। आप फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट कंट्री। अगर आपको मूव करना है तो आप जा सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाके सेटल हो सकते हैं। ये आपको एक आज़ादी दी गई है। और उसके बाद है दोस्तों, आप कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। जो भी आपको काम अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हैं। तो ये 6 फ्रीडम है दोस्तों, ध्यान से सुनना जो भी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है दोस्तों तो साथ में एमसीक्यूज़ पढ़ने का फिर मज़ा आता है, ठीक है? तो आपको रट्टा नहीं लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको बताना है हमारा संविधान जो है फोर्स में कब आए दोस्तों। यहाँ अडॉप्टेड की बात नहीं की, याद रखना 2 टर्म है दोस्तों, एक अडॉप्टेड आता है, एक एनफोर्स आता है। तो एनफोर्स जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है 1950 में, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेट कौन सी थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 26 जैन, ठीक है, मैंने नीचे लिखी है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया, हमारा जो आइन था वो लागू हो जाता है। अब अडॉप्टेड कब हुआ, देखिए मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो जाता है, यानी अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना दोनों डेट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल राइट। इनमें से पॉलिटिकल राइट कौन सा है दोस्तों? तो मैं राइट आंसर सीधा मार्क करूँ, कोशिश करना खुद भी साथ साथ अटेम्प्ट करना और एंड पे अपना स्कोर जरूर लिखें कि आपके कितने ठीक होते। तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ना ये आपका एक पॉलिटिकल राइट है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, ये आपका जो है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स में आता है। राइट टू फ्रीडम ये भी फंडामेंटल राइट में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द टर्म सेक्युलर वाज एडिड इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई। कौन से प्रेम्बल में वर्ड जो है सेक्युलर ऐड किया गया, ठीक है, बताएं राइट आंसर इसका। आई होप आप सभी इसका राइट आंसर मार्क करेंगे। 42nd अमेंडमेंट आपने सुना होगा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं दोस्तों, छोटा संविधान। क्यों इसे छोटा संविधान कहा जाता है? क्योंकि इसमें इतनी अमेंडमेंट्स हुई थी दोस्तों, इतने कुछ जो न्यू लॉज जो लाए गए थे दोस्तों, तो इसीलिए इसको छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कौन से अमेंडमेंट को अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए डेट 42nd अमेंडमेंट जो है कब हुआ, तो 1976 में, ठीक है। और सेकुलर वोट भी इसी अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, ठीक है, जो आप प्रेम्बल में पढ़ते हैं आपका, ठीक है, सोशलिस्ट सेक्युलर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज आर एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइप की इमरजेंसी हमारे संविधान में मेंशन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 3 इमरजेंसी। कौन कौन सी है दोस्तों? आपने पढ़ा होगा, स्टेट इमरजेंसी लगती है, ठीक है। इसी तरह से एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, जो आर्टिकल 360 में आता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यहाँ पे मैंने लिखा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। एक नेशनल इमरजेंसी होती है दोस्तों, एक स्टेट इमरजेंसी होती है और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। इनके आर्टिकल भी याद रखना, कौन से आर्टिकल इनके साथ डील करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 352 आर्टिकल आता है, 356 आता है और 360 आता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी।
अनटचेबिलिटी दोस्तों होती थी पहले, बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम था, जो छूत-छात का मसला रहता था। अपर कास्ट, लोअर कास्ट के साथ कोई खाना नहीं खाते थे, टच नहीं करते थे, उनके साथ कोई शादी-विवाह कुछ भी नहीं करना। तो ये सिस्टम होता था। जैसे हिंदुइज़्म में 4 कास्ट आज भी हैं, जैसे ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रियाज़, वैश्याज़, शूद्राज़, इस तरह की जो जो दोस्तों कास्ट सिस्टम था। तो दलित के साथ उतना नहीं बात करते थे, टच नहीं करते थे। तो इस तरह से इस चीज़ को अब हमारे संविधान ने बिल्कुल एबॉलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, ठीक है? तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 17। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, हो सकता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है और बहुत बार जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी बताया दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होती थी। अब उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है? अब दोस्तों ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके बारे में आप ध्यान से देख लेना आर्टिकल कौन सा डील करता है। राइट टू इक्वलिटी है दोस्तों, राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 टू 22 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जिसमें आप चाइल्ड लेबर का यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह के आप जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी पहले, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, आप धर्म के नाम पे टैक्स जो भी लेना है वो ले सकते हैं। तो ये कुछ फ्रीडम्स है, रिलीजियस फ्रीडम। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 32 डील करता है। तो ये सारे आप ध्यान से देखना, एक बार खुद पीडीएफ जब आपको ये मिलेगी तो आप खुद रीड कर लेना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द कंट्री एज। हमारे संविधान में कंट्री को किस तरह से डिफाइन किया गया दोस्तों? तो मैं अगर राइट आंसर मार्क करूँ, हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो जेकेपीएसआई एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा था, जिसमें लिखा था यूनियन ऑफ स्टेट, और जिसे हम कहते हैं नोन एज भारत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ मैंने दोस्तों इस पीडीएफ में लिखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। एंड तक बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रखी है। अगर समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ फर्स्ट पे में डिस्कस करें, लेकिन अगर समय लग जाता है दोस्तों तो कोई बात नहीं, आपके लिए ही है ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा सब्र रखें। देखिए यहाँ पे दोस्तों हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब अडॉप्ट किया गया, ये डेट है अडॉप्शन की, और लागू कब किया गया, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू द स्टेट लिस्ट। अब आपने सुना होगा हमारे संविधान में ना 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है दोस्तों, याद रखना तीनों को। 2 मिनट में आपकी लेना चाहता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या लिस्ट है। जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उन बच्चों को यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ जो 10th और 12th पास करके आए हैं, तो थोड़ी सी जो डिस्कशन होती है उनके लिए होती है। तो यहाँ पे पहले मैं इसका आंसर बता दूँ दोस्तों, स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन सा आता है दोस्तों? तो दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये एक सब्जेक्ट था कि अगर कानून बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग्स पे, तो वो स्टेट बना सकती है, यानी वो स्टेट लिस्ट में आता है। अगर इस पे कोई ज़मीन पे कानून बनाना है, कहीं पे बिल्डिंग्स बनानी है, या कोई इनके रिलेटेड कोई भी आपको लॉ बनाना है, तो वो स्टेट बना सकती है, स्टेट के पास अधिकार है, तो इसे हम कहते हैं स्टेट लिस्ट। इसी तरह से अगर मान लो करेंसी प्रिंट करनी है, ठीक है, तो अगर हर स्टेट को करेंसी प्रिंट करने के लिए दे दी जाए दोस्तों, या डिफेंस का कंट्रोल दिया दिया जाए, तो देश जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल में चला जाता है। तो इसलिए ये पावर यूनियन अपने पास रखती है, तो मतलब वो सब्जेक्ट्स जो यूनियन अपने पास रखती है, तो वो आ जाते हैं यूनियन लिस्ट में, ठीक है दोस्तों। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे एजुकेशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, तो इन पे क्या करते हैं, इन पे दोनों मिल बैठ के, स्टेट भी मिल जाती है, सेंटर भी, दोनों स्टेट भी और यूनियन भी मिलकर कानून दोनों पे बनाती है, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों कंकरेंट लिस्ट, याद रखना। वो सब्जेक्ट जिन पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं, उन सब्जेक्ट को कहते हैं कंकरेंट लिस्ट दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है और यूनियन लिस्ट होती है, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया, आप वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई लाइव वीडियो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन विच लैंग्वेज। जो हमारा ओरिजिनल संविधान लिखा गया था, हमारा आइन जो लिखा गया था ओरिजिनल, वो किस लैंग्वेज में दोस्तों लिखा गया था? तो वो हिंदी भी थी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को प्रेस ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। जब आपके कमेंट्स, हर एक बच्चे का जो कमेंट होता है वो रीड हम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि ओरिजिनल कॉपी जो थी वो संविधान की किसने लिखी थी, तो प्रेम बिहारी नारायण रज़ीदा ने लिखी थी, ठीक है। और किस लैंग्वेज में थी? इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे संविधान में कितने पार्ट दोस्तों आज हैं, प्रेजेंट की बात करें तो 25 पार्ट है और 448 आर्टिकल्स हैं दोस्तों और 12 शेड्यूल्स हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने नीचे शेड्यूल भी रखे हैं कि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान से सुनना, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में से। आइडिया किसने दिया था दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। एग्जाम में पूछा जाए कि आइडिया किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो वो एम.एन. रॉय थे। कब दिया गया था ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, 1934 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ऑफिशियल डिमांड जो की थी दोस्तों वो कांग्रेस ने 1935 में की थी, ठीक है, याद रखना। इसी तरह से ब्रिटिश ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कब किया? अगस्त ऑफर जिसे कहते हैं 1940 में, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है और ये कैबिनेट मिशन प्लान कब आता है एग्जाम में पूछा जाए? 1946 को, ठीक है। और किस लिए भेजा गया था? ताकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए, और वो असेंबली बनाए जिसने बाद में क्या बनाना है? संविधान बनाना है, जिसने हमारे देश के लिए कानून जो बनाना है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था। अब आपके लिए होमवर्क जो बनता है, इसमें कुछ मेंबर्स थे दोस्तों, 3 मेंबर्स थे, उनका नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों। अगर मैं इतनी सारी पीडीएफ टाइप कर सकता हूँ तो आप कमेंट में 3 नाम जरूर टाइप कीजिए। पता नहीं है तो गूगल करके करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन ज़रूर कमेंट करें कि कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर्स थे और उनके नाम क्या थे और ये क्यों भेजे थे इंडिया में, वो मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कांस्टेबल का मटेरियल नहीं लिया है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 75 मार्क्स का यहाँ से मिल जाएगा। इंग्लिश 25 मार्क्स का मटेरियल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आपको ये इंग्लिश ग्रामर मिलेगा। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 10 नंबर जो आप अगर ये पीडीएफ हमसे लेते हैं तो 100% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों। इंडियन जीके करंट अफेयर दोस्तों 25 मार्क्स का, बेसिक कंप्यूटर आपका जो रहता है 15 मार्क्स का, ये सारा दोस्तों 75 मार्क्स का मटेरियल अवेलेबल है, रीजनिंग और मैथ को छोड़ के। लेकिन इसके साथ आपको जो मिलने वाली चीज़ें दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भरोसा नहीं है जेके एसएसबी का कहाँ से पूछे, इसलिए आपके प्रीवियस पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, देखना। और यहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर की कंपाइल्ड पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद PYQs होंगे दोस्तों 2500 प्लस 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 जीके के मॉक टेस्ट 2500 नहीं, यहाँ पे 3000 प्लस दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके के रहते हैं, जो कहीं भी हर एग्जाम में जीके पूछा जाता है। उसमें साइंस हो सकती है, उसमें कंप्यूटर हो सकता है। 1000 इंडियन जीके के क्वेश्चन, 1000 आपको जम्मू कश्मीर के इसमें 1 लाइनर मिलेंगे। इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री के 100, पॉलिटी और इकॉनमी सारे आपको मिलेंगे। बाकी टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो आपको मिल रहे हैं ये आपको मिल जाएंगे। और ये कितने में मिलेंगे दोस्तों? प्राइस 399 है, लेकिन ऑफर चल रहा है 199 में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। 80 प्लस पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगी, प्लस व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहाँ पे जो भी अपडेट होगा मटेरियल दोस्तों उसके बाद आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी मैसेज कीजिए, जो भी सीरियस एस्पायरेंट हैं, जॉब लेना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सअप नंबर ये है। और एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, कॉल मत कीजिए, बार बार मैं बोलता हूँ कॉल नहीं करना, आप सिर्फ व्हाट्सअप करिए, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जब ये असेंबली बनी और इसने संविधान जब बनाना स्टार्ट किया, इसमें देखिए इनिशियली कितने मेंबर्स थे, अगर पूछा जाए कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389 मेंबर्स थे। और इसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये बार बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को बनाया गया था, जो चेयरमैन भी कह सकते हैं आप या प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अगर एग्जाम में पूछा जाए टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे या टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। अगर पूछा जाए परमानेंट चेयरमैन कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, तो दैट इज़ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके BN राव थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट कब हुआ दोस्तों, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 22 जुलाई 1945 में, ठीक है। अब दोस्तों जब हमारा संविधान बना तो उसमें कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट थे ओरिजिनली जब बना था। आज हमने कितने पढ़े? आज 25 पार्ट है, लेकिन तब 22 थे। आज आर्टिकल की बात करें हम 448 है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 395 थे और जो शेड्यूल हैं 8 थे तब, ठीक है। आज कितने हैं? 12 हैं। तो दोनों याद रखने आपने, तब कितने थे और आज कितने थे। टोटल 11 सेशन जब असेंबली मीट करती थी, 11 सेशन हुआ। और कितना टाइम लगा दोस्तों हमारा संविधान बनने में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। कितने साल, कितने मंथ और कितने डेज लगे वो आप ज़रूर बताएंगे। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों खुद ही, अगर मैं ये रीड करूँगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको स्किप नहीं कर सकते, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है दोस्तों।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इनकंसिडरेबल इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे संविधान को ना बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं दोस्तों, यानी बारो होता है कोई चीज़ बाहर से लाना। तो हमारे संविधान जो बना रहे थे ना दोस्तों, उनमें जितनी भी चीज़ें हैं मैक्सिमम बाहर की कंट्रीज से इन्फ्लुएंस जहाँ जहाँ से हुए वहाँ से चीज़ें लाई गई। जैसे फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े यूएसए से लाए गए, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाहर से लाई। आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी बाहर से लाया। जहाँ से जिस कंट्री से जो चीज़ें अच्छी लगी वो हमारे संविधान में लिखते गए। तो अब यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने वाला प्रोसीजर कहाँ से लाया गया दोस्तों, तो ये था जापान से लाया गया है। ठीक है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाए बैग ऑफ बोरोइंग किसे कहते हैं, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम ही बैग ऑफ बोरोइंग है दोस्तों, जिसमें सारी चीज़ें बाहर से, मैक्सिमम चीज़ें बाहर से लाई गई हैं दोस्तों। अब देखिए हमने यूके यानी ब्रिटेन से क्या क्या लाया दोस्तों, याद रखना रिट्स सिस्टम, जो आपके रिट्स हैं, सिंगल सिटीजनशिप जो हमारा है, ये भी हमने ब्रिटेन से लाया है। जो आपका ऑफिस है कंट्रोलर और एडिटर जनरल का, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे हिंदुस्तान में है, ये हमने सब ब्रिटेन से दोस्तों लाया है, वहाँ से हम इन्फ्लुएंस्ड हुए। यूएसए से क्या लाया दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के क्वेश्चन है जहाँ से ये बन सकते हैं। प्रेम्बल हमने यूएसए से लाए। जुडिशियल रिव्यू जो होता है, फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट, फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, सारा हमने यूएसए से लाया। इसी तरह से नेक्स्ट चलें, ऑस्ट्रेलिया से क्या लाया, जॉइंट सिटिंग जब होती है दोनों हाउसेज की, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया। ट्रेड एंड कॉमर्स कंकरेंट लिस्ट, ये सिस्टम हमने ऑस्ट्रेलिया से लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे डीपीएसपी शॉर्ट में कहते हैं, ये कहाँ से लाया गया, कौन सी कंट्री से, बताएं इसका राइट आंसर। दोस्तों मैं अगर इसका राइट आंसर मार्क करूँ तो ये आयरलैंड से लाया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है। इसके अलावा आयरलैंड से क्या क्या लाया, मेथड ऑफ इलेक्शन और नॉमिनेशन मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, वो भी आयरलैंड से लाया। फ्रांस से क्या लाया दोस्तों, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सिस्टम जो है हमने फ्रांस से लाया है। इसी तरह से यूएसएसआर, आज जिसे रशिया कहते हैं या सोवियत यूनियन पहले कहते थे, तो इससे क्या लाया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बाकी आप देख सकते हैं आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और प्रेम्बल। ठीक है, जो प्रेम्बल में ये चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, बाकी आप दोस्तों इंपॉर्टेंट कमेटीज़ जो संविधान के रिलेटेड थी, इनको भी देख सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करें। पीडीएफ आप लीजिए, खुद रीड कीजिए। नेक्स्ट है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है, तो ये गवर्नर होता है दोस्तों, याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इवॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग या गिवन केस। अब आपने सुना होगा एक केस था, बहुत फेमस केस था, जिसमें कहा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो चेंज नहीं करना है, बाकी चेंज आप ला सकते हैं, तो वो था दोस्तों, ऐसा केस था केशवानंदा भारती केस। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके संविधान के रिलेटेड। मैंने यहाँ सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है दोस्तों। इसमें दोस्तों कहा गया था, ये सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसमें कहा था कि आर्टिकल 368 कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेंडमेंट संविधान में कर सकते हैं, लेकिन बट कैन नॉट चेंज द बेसिक डॉक्ट्राइन, यानी बेसिक जो चीज़ है डॉक्ट्राइन, जो हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं करना है। आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई और चेंज ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। पार्डन पावर आपने सुना होगा प्रेसिडेंट की, कौन से आर्टिकल के साथ डील करती है, दैट इज आर्टिकल 72। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लिखे दोस्तों, इनको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अदरवाइज पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। इनको आप अच्छे से रट लेना, कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है। इसके अलावा भी जितने आर्टिकल हैं उनको भी देख लेना। फिलहाल आपका कांस्टेबल का पेपर है, मैं बार बार कहता हूँ, आपका केएस का पेपर नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर आप इनको भी ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप तक दोस्तों आप कितनी मेहनत करते हैं, हम अपना यहाँ पे 100% दे रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट में आया है दोस्तों, तो यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए, फिर भी अभी रहते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स, कौन सा आर्टिकल यहाँ से, कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के, तो आर्टिकल 12 से 35 जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। आपने सुना होगा नागरिकता जो मिलती है, सिटीजनशिप, कौन से पार्ट में डील करता है दोस्तों, तो ये है पार्ट 2 में। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ कौन सा शेड्यूल जो है वो डील करता है दोस्तों, तो ये है 8 शेड्यूल। अब कमेंट और करना आपने कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे इंडिया की कितनी हैं, जो 8 शेड्यूल में आती है दोस्तों। ठीक है,
तो ये देखिए दोस्तों 12 के 12 शेड्यूल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक भी आपके लिए रखी है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये ट्रिक को याद करना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 12 शेड्यूल हमारे संविधान के हैं और 12 के 12 की ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आपने क्या याद रखना है, टी से क्या होता है दोस्तों, टेरिटरी। ई से क्या होता है, आप देख सकते हैं जो एमोलमेंट या सैलरी की बात करते हैं। ए से एफर्मेशन होता है, जो ओथ एंड एफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। आर से राज्यसभा के साथ डील करता है। एस से शेड्यूल्स एरिया, जो आप देखेंगे ऊपर एक्सप्लेनेशन सारी लिखी है, वहाँ पे भी रीड कीजिए। ओ से अदर शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया। एफ से दोस्तों फेडरल स्ट्रक्चर। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह से एल से लैंड रिफॉर्म्स। डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी दोस्तों पीएम से, पी से दोस्तों पंचायत और एम से म्यूनसिपलिटी। आप सारे शेड्यूल को ट्रिक से याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ आप आराम से रीड कर सकते हैं। हर एक चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की है। मुझे नहीं लगता कि आपके कांस्टेबल के एग्जाम में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में से यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन होगा। फिलहाल तो आपको इतना पूछा जाएगा, संविधान जो है कब अडॉप्ट हुआ, कब लागू हुआ, एनफोर्स कब हुआ, कितना टाइम लगा, इसके कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र कौन थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, वो भी आप कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा अगर डीप जाएंगे तो शेड्यूल में जा सकते हैं, पार्ट्स में जा सकते हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने बता दिए दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्तों। बाकी अगर आप मटेरियल खुद लेकर पढ़ना चाहते हैं और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट है 50% आपको। मुझे नहीं लगता ये हर एक बच्चा जो है इसको अच्छे से अफोर्ड कर पाता है, तो आप ज़रूर लीजिएगा। प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आप कोचिंग जाते हैं तो 8-10,000 वहाँ पे आप दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जेन्युइन प्राइस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए, वही टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।